वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कानून व्यवस्था को चुनौती दे बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट को गोली मारकर उससे 20,000 रुपए नगद लूट लिया और मौके से फरार हो गए। एसपी ने बताया कि मामले में खुलासे को लेकर 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। पिछले 1 हफ्ते से आजमगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को हौसला बुलंद बदमाशों ने लगातार चुनौती दे रखी है। 6 दिन पहले ही देवगांव क्षेत्र में जहां पिता पुत्र की हत्या हुई थी, वहीं अगले दिन तरवा थाना क्षेत्र में प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। उसी दिन अतरौलिया में बैंक मित्र से 1,70,000 रुपए लूट लिया गया था। मामले में गंभीरता को देखते हुए शासन ने आजमगढ़ के एसपी को बदल दिया था और 1 दिन पूर्व ही यूपी एसटीएफ के एसपी सुधीर कुमार सिंह को यहां बतौर एसपी लाया गया, लेकिन घटना बदस्तूर जारी है। आज बदमाशों ने दिन दहाड़े मेहनगर थाना क्षेत्र के महादेव पारा में निधि फाइनेंस कंपनी के एजेंट रवि प्रकाश सोनी निवासी सेमरी मोहम्मदपुर जिला सुल्तानपुर को उस समय गोली मार दी जब वह एक उपभोक्ता से प्रीमियम के पैसे लेकर बाइक से निकला ही था। एजेंट के पास मौजूद 20,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये भारत फाइनेंस इफ्यूजन कंपनी लिमिटेड है और ये फाइनेंस कंपनी है। ये इसका यहाँ ऑफिस है और उसके जो कर्मचारी हैं वो बहुत से गांव में स्वयंसेवी समूह हैं, उन्हें फाइनेंस करते हैं और फिर उनसे जो छोटा अमाउंट है कलेक्ट करके कंपनी के जो ऑफिस है उसमें जमा करते हैं। आज सुबह ये 10:05 से 10 मिनट के बीच की घटना है। ये महादेव पारा में अंदर इन्होंने मीटिंग करके इसमें पैसे लिए। रवि प्रकाश हैं और ये जब जा रहे थे तो 3 लड़कों ने इनका कैश छीनने की कोशिश की और जब इन्होंने दिए तो उनके एक गोली चलाई जो इनके टांग में लगी। जरूर ठीक है तो 20,000 रुपये इसमें जो जैसा बताया गया है और एक टैबलेट लग गया है और हमारी टीम लगी हुई, इसमें मैंने 3 टीमें गठित की हैं और बहुत जल्दी से हम वर्कआउट करेंगे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने जनपद के चक्रपाणपुर क्षेत्र स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल जो कोविड-19 के दृष्टिगत L3 हॉस्पिटल के रूप में कार्यरत है का मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित लैब स्थापना की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर L3 हॉस्पिटल में उपलब्ध सेवाओं, कर्मियों, आवश्यकताओं आदि के साथ ही भर्ती मरीजों, मृत्यु आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। बताया कि जुलाई माह में यहाँ 206 मरीज एडमिट हुए थे, जबकि इस माह में कुल 212 मरीज यहाँ आ चुके हैं, जिनमें से जुलाई में 6 मौतें और इस माह में अब तक 40 मौतें हो चुकी हैं। यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में 80 पेशेंट भर्ती हैं, सभी क्रिटिकल हैं। इनमें 18 को आईसीयू में रखा गया है। मंडलायुक्त श्री पंत ने निर्देश दिया कि जो भी मृत्यु हुई है उनकी आयु, उनकी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उन सभी की पूरी प्रोफाइल तैयार कर उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में नाजुक स्थिति को देखते हुए पूरे स्टाफ को निरंतर सक्रिय रहने की हिदायत देते हुए कहा कि आने वाले मरीजों के उपचार में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर L3 हॉस्पिटल की सार्थकता सिद्ध करें। मंडलायुक्त द्वारा हॉस्पिटल में स्टाफ की उपलब्धता की जानकारी करने पर बताया गया कि एनेस्थेटिक वर्तमान में 3 हैं, 5 की और आवश्यकता है। इसी प्रकार अन्य लोगों के भी विशेषज्ञों के भी पद खाली हैं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में समुचित उपचार प्रभावित होना स्वाभाविक है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि आवश्यकता अनुसार
कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवाओं के लिए मंडल के तीनों जनपदों के IMA के पदाधिकारियों से वार्ता कर उनकी सेवाएं लें। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि MBBS के जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखें। उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्य करने की महत्ता को बताते हुए उन्हें यहां अपनी सेवाएं देने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि L3 हॉस्पिटल में हुई मृत्यु का पूरा विवरण होना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसमें उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। मंडलायुक्त ने कोविड-19 के दृष्टिगत L3 हॉस्पिटल में प्रस्तावित टेस्टिंग लैब स्थापना की प्रगति जानने हेतु मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में सैंपल कलेक्शन, RNA एक्सट्रैक्शन, PCR रूम आदि का भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया। शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर सक्रिय करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य आवश्यकताओं तथा उसके सापेक्ष डिमांड आदि के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये ऐसा है, मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि ये क्योंकि अब L3 स्तर का एक हॉस्पिटल है और कुछ टाइम पे यहाँ पे जो देखा गया है कि थोड़ी डेथ्स बढ़ी हैं, तो ये देखने के लिए कि डेथ्स क्यों बढ़ी हैं और क्या हम कर सकते हैं डेथ्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो उसमें कुछ चीज़ें निकली हैं। डॉक्टर साहब यहाँ जो चीज़ मंथन हुआ उसमें निकल के आया, अगर कुछ मशीन यहाँ पे लगें, कुछ ऑक्सीजन सप्लाई का कुछ तरीका अगर बदला जाए और जल्दी अगर पेशेंट्स आएँ तो डेथ से हम कम कर सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे एक टेस्ट लैब देखने आया था कि जब यहाँ पे एक लैब बन जाएगी तो यहाँ पे करीब 300 सैंपल्स RT-PCR सैंपल जो कि अभी बनारस या गोरखपुर भेजने पड़ते हैं टेस्टिंग के लिए, वो वहाँ नहीं भेजने पड़ेंगे, वाराणसी या गोरखपुर टेस्टिंग हो जाएगी। और जो चीज़ें हैं, मैन पावर लेने के लिए अभी यहाँ पे सीमो साहब भी हमारे साथ में हैं, तो मैन पावर अब जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उसकी यहाँ मेडिकल कॉलेज में काफ़ी कमी है। तो शासन ने अब ये निर्देश दे दिए हैं कि काफ़ी वो रिलैक्स कर दी है नॉर्म्स को। तो ये जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कैसे ये अपने स्पेशलिस्ट को ले सकते हैं, कैसे पैरामेडिक्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जनपद में कम से कम डेथ्स हों। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आया था। कुछ चीज़ें छनके आई हैं, तो उनको करके हमारा प्रयास रहेगा कि आगे जो डेथ्स हों वो कम हों और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलाज होकर बाहर अच्छे से निकल पाएँ। यहाँ सर न्यूरो, हार्ट और किडनी के स्पेशलिस्ट नहीं है। हाँ, तो वही बात हम लोगों ने करी, न्यूरो, हार्ट और किडनी के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। तो ये प्रयास रहेगा पहले मतलब IMA से बातचीत करके, और अब क्योंकि ये NHM के माध्यम से ले सकते हैं तो कुछ जो संपर्क में जो लोग हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी सेवाएं दें, और जिससे कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वो पूरा अच्छे से निकल सके। क्योंकि जो कोविड में डेथ हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि कोई और जो दूसरी बीमारी वाले जो लोग हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो रही हैं, तो उसका मैनेजमेंट करना कोविड के दौरान बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो विधाओं के जो डॉक्टर्स हैं उनको लेने का प्रयास किया जाएगा। कुछ एनेस्थेटिस्ट हैं जो कि जिला जो डॉक्टर साहब हैं CMO को देने थे, वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो वो प्रयास करा जाएगा, वो देंगे। उन्होंने करा है कि 1-2 एनेस्थेटिस्ट वो यहाँ पे देंगे, और जो बाकी विधाओं के डॉक्टर्स हैं उनको भी लेने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने राजनीतिक, धार्मिक सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों पर पाबंदी जारी रखी है। ये पाबंदी जन्माष्टमी के बाद आने वाले गणेश चतुर्थी, तीज, मुहर्रम सहित अन्य त्योहारों पर भी लागू रहेंगे। इस क्रम में मुहर्रम के पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने बुधवार को नेहरू हाल में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं और गणमान्य नागरिकों के साथ शांति समिति की यह बैठक नेहरू हाल में की। सभी को सरकार की गाइडलाइन की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, त्यौहार घर से ही मनाए जाएंगे। हमारे त्यौहार इस महीने में त्यौहार आ रहे हैं, तो मुहर्रम भी बनाया जाना है। 20 या 21 से शुरू होगा, तो उसी संबंध में सभी जो गणमान्य नागरिक हैं उनके साथ एक शांति समिति की बैठक की गई थी, और कोरोना के मद्देनज़र कोविड-19 को देखते हुए जो गाइडलाइंस थे उससे अवगत कराया गया था कि इसमें किस तरह से त्यौहार मनाना है। जो निर्देश हैं एट होम त्यौहार को सेलिब्रेट करने के, उससे अवगत कराया गया। उनका कुछ कहना था कि ताजिया एट होम बनाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी से अवगत कराया गया। ताजिया और जुलूस वगैरह की बिल्कुल कोविड को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए जुलूस निकालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। वहीं धर्म गुरुओं ने कहा कि मुहर्रम पर ताजिया जुलूस को निकाले जाने को लेकर शासन से भी वार्ता जारी है। अगर स्वीकृति मिली तो ठीक, नहीं तो वर्तमान गाइडलाइन का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी वो तो क्लियर थी पहले ही से,
हम लोग आज ये शांति मीटिंग बुलाई गई थी, डीएम साहब भी मौजूद थे और सारे उच्च अधिकारी भी मौजूद थे और उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी, गाइडलाइन को बताया। हमने भी अपनी एक बात रखी कि हमको कम से कम 5 लोगों की इजाज़त दी जाए ताकि हम 10 मुहर्रम को अपना ताज़िया ले जाके या उसका लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी इजाज़त नहीं दी उन्होंने। लेकिन हमारी अभी भी कोशिश जारी है, जो हमारे उलमा हैं वो आगे चीफ मिनिस्टर साहब से और सबसे बातचीत चल रही है और उन्होंने ये हमको बताया है, डीएम साहब ने भी, कि आगे अगर कोई इस गाइडलाइन में कुछ थोड़ी सी भी अगर इधर उधर होता है यानी ऊपर नीचे तो हम उसको आपको फ़ौरन अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आप कैसे इसको अपना प्रोग्राम करिए, ऑर्गेनाइज करिए। और चाहे हमारी कौम जो है, जो शिया कम्युनिटी है, जो भी लोग मुहर्रम मना रहे हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमने हर त्यौहार और हर उसमें फॉलो किया। लेकिन मुहर्रम चूँकि एक शोक का व्यक्त करने का जो है क्या नाम है, ये एक त्यौहार नहीं कहते हैं हम इसे, शोक दिवस है, लिहाजा इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए ख़ास अगर गाइडलाइन हो तो वो हमारे लिए भी अच्छा है और जो हमारी जो अपनी आस्था है वो भी पूरी उससे हो जाएगी। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने के उद्देश्य को लेकर जनपद में लैब टेक्नीशियनों की अस्थायी भर्ती की जा रही है, जो मेडिकल कॉलेज, कोविड अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में कोरोना से जुड़ी जांच का काम करेंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में भर्ती को लेकर आयोजित किए गए इंटरव्यू के बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि कुल 35 पदों पर भर्ती निकाली गई है। चयनित अभ्यर्थी 2 माह के लिए नियुक्त किए जाएंगे। आवश्यकता अनुसार उनका कार्यकाल विस्तारित किया जा सकता है। भर्ती को लेकर इंटरव्यू देने के लिए बेरोजगारों की भारी भीड़ इस कदर कलेक्ट्रेट में उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड की गाइडलाइनें धरी की धरी रह गई। अभ्यर्थियों का हुजूम देखकर लगा कि ये दूसरों की जांच बाद में कर पाएंगे, पहले कहीं इन्हें ही अपनी जांच न करानी पड़े। ALT की भर्ती के लिए लैब टेक्नीशियन, ये कोविड-19 के टेस्ट के लिए निकाली गई वैकेंसी है जी। इसमें जो है टेस्ट होते हैं, ट्रूनेट होता है, RT-PCR होता है और किट पे भी होता है। तो ये RT-PCR की मशीन आई है, उसके लिए जो है लैब टेक्नीशियन के पद निकाले गए हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, पता सबको है, लेकिन ये इतनी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी के चलते जो है ये आप देख रहे हैं, सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। कलयुग की स्थिति बयां करने वाली ये बूढ़ी आंखें जीयनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव करैला की निवासिनी ज्ञानी देवी की हैं। इनके बड़े बेटे रामसूरत यादव ने वो कारनामा कर दिखाया जो कलयुग की गवाही कर रहा है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि इनके पुत्र ने अपने पिता को पहले बहला फुसला कर सारी जमीन जायदाद मकान अपनी पत्नी के नाम करा लिया और फिर ससुराल वालों के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या भी कर दी। ज्ञानी देवी ने बताया कि इनका बड़ा बेटा कलकत्ता और छोटा बेटा दिल्ली रहता है। बड़े बेटे के मन में जो लोभ पाप समाया उसने इनका सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। लड़का हमारा बड़ा रहा, आई लड़का दिल्ली रहा और लड़का कलकत्ता, तो वो लड़का आके हमारे बूढ़ऊ के ले जाके अपने सारा ससुर से थोड़ा करवा के हमारे लड़का के मेरे पुरनिया के मुआ देना। मुआवले के बाद में तब हम पता पौली, बाद में तो लड़का के पता दें तो लड़का आयल तो अपन वो काम खुर्सी कुल कैला, कुल खेती अपने नामे करवा ले। बूढ़ऊ के ले जाके जिए तो मन ले गए कि हम जाते हैं बूढ़ऊ के लेके जाते हैं कलकत्ता। जब कलकत्ता ना ले गल एहरा मुआ के बूढ़ऊ के कुल खेती अपन जो जितनी खेती रहा सब अपने नाम करवा ले। मेहरारू के नाम करवोली, बाबू अपने नाम मेहरारू के नाम करवोली। बाद में मरने के बाद बाबू पता पौली, लड़का के फोन कहते लड़का आया तो काम खुर्सी लड़का हमार कही आऊ हो कुल ना तो कही। ये तो हमारे बात है बाबू, अब लड़का के कुल खेती लिखा ले। मां के साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे छोटे बेटे रमाकर यादव ने कप्तान से न्याय की गुहार लगाई। मेरे भाई ने मेरे पिताजी से सारी जमीन, सारी घर द्वार सब लिखवा लिया, पिताजी की हत्या कर दिया ससुराल वालों से मिलकर। तो हमें पता चला, हमने जा विरासत कराने के लिए कागज़ निकाला तो पता चला कि सारी ज़मीन जायदाद सबने लिखवा लिया। पिताजी मरे तो हम लोग को सूचना भी नहीं दिलाया। हमें हमारे परिवार द्वारा, गांव द्वारा पता चला कि आपके पिताजी की हत्या हो गई। तब हमने फ़ोन किया भाई को 8, साढ़े 8, 9 बजे
तो हमने पता पाया तब उन्होंने बताया कि हाँ पिताजी को हमने दाह संस्कार कर दिया हूँ, हम घर आ रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा हक मिल जाए, पिताजी को तो मार ही डाला है, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेखपाल साहब से मिले थे आप? हाँ, लेखपाल से हमने नकल निकाला तो कहे तो उन्होंने कहा कि भाई आपको वरासत हो गई, सारी कुछ हो गया। लेखपाल जी को पता था ना कि हाँ। आप लोग 2 भाई हैं? नहीं, अब पता तो हम रहते नहीं थे, हम तो दिल्ली रहते हैं। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के खालसा गांव के पोखरी में सोमवार सुबह एक किशोरी का शव मिला था। परिजनों ने बलात्कार के बाद किशोरी की हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। बुधवार को पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी का बलात्कार करके गला दबाकर हत्या करने वाला उसका प्रेमी ही निकला। प्रेमी शुभम गौड़ पुत्र चंद्रभान गौड़ निवासी बनकट जगदीशपुर थाना कप्तानगंज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए शुभम ने बताया कि उसका कई वर्षों से किशोरी से प्रेम प्रसंग था। किशोरी के गांव में उसकी ननिहाल है। घटना वाली रात उसने अपनी प्रेमिका को गांव के पोखरे पर बुलाया, उसकी मांग में सिंदूर भरा। इसके बाद जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके बाद अपने घर चला आया। आज जब वह जिले से बाहर जाने की फिराक में था तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा व गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत किया जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। विभिन्न विकास खंडों में 760 पंचायत भवन बनाए जाने हैं, जिनके सापेक्ष 560 पंचायत भवन बनाने के लिए जमीन का चिन्हीकरण कर लिया गया है। मनरेगा के अंतर्गत बन रहे पंचायत भवन की समीक्षा में विकासखंड तहबरपुर में 38 पंचायत भवन बनाने के सापेक्ष सिर्फ 24 जगहों का चिन्हांकन किया गया है एवं 24 जगहों की तकनीकी स्वीकृति की गई है तथा मनरेगा के अंतर्गत एक भी आईडी जनरेट नहीं की गई है। विकासखंड बेरियागंज में 62 पंचायत भवन बनाए जाने के सापेक्ष केवल 12 जगहों का चिन्हांकन किया गया है, 4 जगहों की तकनीकी स्वीकृति की गई है तथा मनरेगा के अंतर्गत एक भी आईडी जनरेट नहीं की गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एडीओ पंचायत बेरियागंज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटित पंचायत भवनों के लक्ष्य के सापेक्ष पंचायत भवन बनाने के लिए जगहों का चिन्हांकन, तकनीकी स्वीकृति व मनरेगा के अंतर्गत उसका जल्द से जल्द आईडी जनरेट कराना सुनिश्चित करें एवं जिन पंचायत भवनों के लिए जगह को चिन्हित किया गया है उसका तकनीकी स्वीकृति जल्द से जल्द कराएं और जिन पंचायत भवनों की तकनीकी स्वीकृत हो गई है उन पंचायत भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम नहीं होगी। सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा में विकास खंडों में 1196 सामुदायिक शौचालय निर्माणाधीन है। डीपीआरओ द्वारा बताया गया कि 700 सामुदायिक शौचालय का निर्माण जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा, जिस पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों को 100% पूरा कराया जाए। हिंदू देवी देवताओं पर फेसबुक के जरिए अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में नगर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार फेसबुक पर देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट करने वाले रितेश कुमार पुत्र शिवचंद्र निवासी काशीपुर सठियाव थाना मुबारकपुर के विरुद्ध नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। बुधवार के दिन उप निरीक्षक प्रेम शंकर उपाध्याय को जानकारी मिली कि आरोपी नरोली तिराहे पर खड़ा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी रितेश को धर दबोचा। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि मित्र अमित राव निवासी नूरपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ के बहकावे में आकर देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी किया था। पुलिस ने उसके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया है।